रात के ठीक 12 बजे कोलकाता की पुरानी सड़कों पर अजीब सन्नाटा उतर आता था। दूर कहीं ट्राम की घंटी सुनाई देती, फिर सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन पिछले 1 महीने से उस सन्नाटे को हर रात एक चीख तोड़ देती थी। एक ऐसी चीख जिसके कुछ मिनट बाद शहर में किसी न किसी इंसान की लाश मिलती थी। अखबारों ने उस अनजान कातिल को नाम दिया था, आधी रात का हत्यारा। ब्योमकेश बख्शी उस रात अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। सामने मेज पर लगातार तीसरे दिन वही खबर छपी थी, कल रात फिर हत्या, कातिल अब तक फरार। अजीत ने चाय का कप रखते हुए कहा, पूरा शहर डर गया है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। ब्योमकेश ने धीरे से सिगरेट सुलगाई। कातिल बहुत चालाक है, वह हर बार अलग जगह हत्या करता है, लेकिन तरीका एक जैसा रखता है। क्या? हर लाश के पास एक टूटी हुई घड़ी मिलती है, जिसकी सुइयां ठीक 12 बजे पर रुकी होती हैं। अजीत कुछ कह पाता, उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर लगभग 55 साल का एक आदमी आया। चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में नींद नहीं थी। उसने आते ही कहा, मेरा नाम देवेंद्र राय है और मुझे लगता है कि मैं अगला शिकार हूं। ब्योमकेश ने उसे बैठने का इशारा किया। पूरा मामला बताइए, देवेंद्र ने कांपती आवाज में कहा। पिछले तीनों मर्डर का एक कनेक्शन है और वह कनेक्शन मैं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैसा कनेक्शन? अजीत ने पूछा। मरने वाले तीनों लोग कभी मेरे बिजनेस पार्टनर थे। 20 साल पहले हम 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। पहले मरे सुरेश सेन, फिर अरुण बाबू और कल रात प्रशांत की हत्या हो गई। अब सिर्फ मैं बचा हूं। ब्योमकेश की आंखों में चमक आ गई। मतलब कातिल किसी पुराने हिसाब को पूरा कर रहा है। देवेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। और सबसे डरावनी बात, हर हत्या से पहले मुझे एक चिट्ठी मिलती है। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर लाल स्याही से लिखा था, घड़ी की आखिरी टिक अब तुम्हारे लिए। अजीत का गला सूख गया। आपको किसी पर शक है? ब्योमकेश ने पूछा। देवेंद्र कुछ पल चुप रहा। एक आदमी था, रघुवीर चौधरी। वह भी हमारा पार्टनर था, लेकिन 20 साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में उसकी मौत हो गई थी। और आपको लगता है? देवेंद्र ने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है वह वापस आ गया है। अजीत ने बेचैनी से ब्योमकेश की तरफ देखा, लेकिन ब्योमकेश शांत था। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, उसने कहा, लेकिन कोई ऐसा जरूर है जो चाहता है कि आप यही सोचें। उस रात ब्योमकेश और अजीत देवेंद्र राय के बंगले पहुंचे। बंगला शहर के शांत हिस्से में था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और मुख्य दरवाजे पर 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। अंदर जाते ही ब्योमकेश ने देखा कि पूरा घर डर के माहौल में डूबा हुआ था। नौकर धीरे धीरे बात कर रहे थे, खिड़कियां बंद थीं और दीवार पर लगी बड़ी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। देवेंद्र की पत्नी सुजाता नीचे आईं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या सच में कोई हमें मारना चाहता है? उन्होंने पूछा। ब्योमकेश ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर कमरे में लगे पुराने फोटो पर गई। फोटो में 5 आदमी खड़े थे, उनमें से 4 चेहरों पर लाल निशान बने हुए थे। ये निशान किसने बनाए? देवेंद्र घबरा गया। कल सुबह से ऐसे ही हैं। ब्योमकेश फोटो के करीब गया। 5वां चेहरा बिना निशान का था। नीचे नाम लिखा था, देवेंद्र राय। अजीत फुसफुसाया, मतलब अगला नंबर इनका है? रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। देवेंद्र बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। 12 बजने वाले हैं, उसने डरते हुए कहा। ब्योमकेश ने घर के हर दरवाजे और खिड़की की जांच की, फिर बोला, आज रात कोई नहीं सोएगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थीं। पूरे बंगले में अजीब सन्नाटा था। अचानक ठीक 12 बजे ऊपर वाली मंजिल से जोरदार आवाज आई। धड़ाम! सुजाता चीख उठी। सभी लोग ऊपर दौड़े। देवेंद्र का कमरा खुला था। अंदर कुर्सी उलटी पड़ी थी, खिड़की खुली थी, लेकिन देवेंद्र गायब था। हे भगवान! सुजाता कांप उठी। तभी बाहर बगीचे से किसी की चीख सुनाई दी। सभी लोग नीचे भागे। बारिश के बीच लॉन में देवेंद्र राय की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और हाथ में टूटी हुई घड़ी थी, जिसकी सुइयां ठीक 12 बजे पर रुकी थीं। अजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सुरक्षा के बाद भी ब्योमकेश लाश के पास बैठ गया। उसने गौर से देखा। देवेंद्र के गले पर पतला सा निशान था, जैसे किसी तार से दबाया गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी
कि मिट्टी पर सिर्फ देवेंद्र के पैरों के निशान थे, किसी दूसरे इंसान के निशान नहीं। इंस्पेक्टर घोष भी कुछ देर बाद पहुंच गए। उन्होंने परेशान होकर कहा, यह आदमी हवा में गायब कैसे हो जाता है? ब्योमकेश ने जवाब नहीं दिया। वह लॉन के किनारे लगी बड़ी घड़ी को देख रहा था। बारिश की वजह से उसकी सुइयां भी रुक चुकी थीं। हम अजीत ने पूछा, कुछ समझ आया? कातिल बहुत होशियार है, लेकिन उसने गलती कर दी। क्या? उसने हर हत्या में घड़ी का इस्तेमाल किया, और अपराधी हमेशा अपनी आदतों से पकड़ा जाता है। अगले दिन ब्योमकेश ने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। फैक्ट्री हादसे की फाइल पढ़ते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अजीत, यहां कुछ गड़बड़ है। क्या? रघुवीर चौधरी की लाश कभी मिली ही नहीं थी। अजीत चौंक पड़ा। मतलब वह जिंदा हो सकता है? या फिर कोई चाहता है कि हम ऐसा सोचें? उसी समय इंस्पेक्टर घोष अंदर आए। एक नई खबर मिली है। कल रात देवेंद्र के घर के पास किसी ने सफेद कोट पहने आदमी को देखा था। डॉक्टर, अजीत बोला। ब्योमकेश की आंखों में चमक आई। शायद। उन्होंने तुरंत बाकी 3 मृतकों के परिवारों की जानकारी निकाली। तभी एक नाम बार बार सामने आया, डॉक्टर समर रॉय। वह हर हत्या के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा था। लेकिन वह तो फैमिली डॉक्टर है, इंस्पेक्टर घोष बोले। ब्योमकेश मुस्कुराया। कभी कभी सबसे भरोसेमंद इंसान ही सबसे खतरनाक होता है। उस शाम वे डॉक्टर समर रॉय के क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक बेहद शांत था। दीवारों पर बड़ी बड़ी घड़ियां लगी थीं। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। डॉक्टर समर मुस्कुराए। आखिर मशहूर जासूस मेरे क्लिनिक तक पहुंच ही गए। ब्योमकेश ने सीधे पूछा, आप रघुवीर चौधरी को जानते थे? एक पल के लिए डॉक्टर की मुस्कान गायब हुई। हां, वह मेरा बड़ा भाई था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजीत ने धीरे से कहा, तो यह बदले की कहानी है। डॉक्टर समर खिड़की की तरफ देखने लगे। 20 साल पहले उन 4 लोगों ने मेरे भाई को धोखा दिया था। फैक्ट्री में आग लगने से पहले उसे अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन सबने कहा कि वह हादसा था, इंस्पेक्टर घोष बोले। झूठ! डॉक्टर समर की आंखों में नफरत चमक उठी। वह हत्या थी, ब्योमकेश शांत स्वर में बोला। और इसलिए आपने एक एक करके सबको मारना शुरू किया। डॉक्टर समर हल्का हंसे। अगर मैंने किया भी, तो सबूत कहाँ है? ब्योमकेश ने कमरे की दीवार पर लगी घड़ियों की तरफ देखा। फिर धीरे से बोला, सबूत समय के अंदर छिपा है। क्लिनिक से बाहर निकलते समय अजीत बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। डॉक्टर समर रॉय दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी ठंडी नफरत थी जिसने अजीत की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। बाहर रात उतर चुकी थी। सड़क पर हल्की धुंध फैल रही थी और दूर किसी घड़ी की घंटी सुनाई दी। टन टन टन। कार में बैठते ही अजीत बोला, मुझे पूरा यकीन है वही हत्यारा है। लेकिन ब्योमकेश बख्शी चुप रहा। वह खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। क्या हुआ? कुछ बातें मेल नहीं खा रहीं, ब्योमकेश बोला। अगर समर ही हत्यारा है, तो वह खुद पर शक आने देगा क्यों? क्योंकि वह पागल है? नहीं, ब्योमकेश ने धीरे से सिर हिलाया। यह आदमी बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। हर हत्या में समय, घड़ी और डर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा अपराधी कोई भी कदम बिना सोचे नहीं उठाएगा। कार पुराने फैक्ट्री इलाके की तरफ बढ़ रही थी। वही फैक्ट्री जहां 20 साल पहले आग लगी थी। फैक्ट्री अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, जले हुए लोहे के ढांचे और चारों तरफ उगी जंगली घास उसे किसी भुतहा जगह जैसा बना रही थीं। अजीत ने टॉर्च जलाई। हम यहां क्यों आए हैं? ब्योमकेश धीरे धीरे अंदर बढ़ा, क्योंकि हर अपराध की जड़ अतीत में छिपी होती है। अंदर हवा में जली हुई लकड़ी की हल्की गंध अब भी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग कल ही लगी हो। तभी ब्योमकेश एक जगह रुक गया। जमीन पर जंग लगी बड़ी घड़ी पड़ी थी। उसकी सुइयां भी 12 बजे पर रुकी थीं। फिर वही घड़ी? अजीत बुदबुदाया। ब्योमकेश नीचे झुका। उसने घड़ी उठाई और उसके पीछे की धूल साफ की। वहां छोटे अक्षरों में लिखा था, SR, समर रॉय। अजीत बोला, या फिर कोई ऐसा आदमी जो चाहता है कि शक समर पर जाए। अचानक पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों तुरंत मुड़े। अंधेरे में सफेद कोट पहने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा छिपा हुआ था। रुको! अजीत चिल्लाया, लेकिन वह आदमी तुरंत भागा। ब्योमकेश उसके पीछे दौड़ा। फैक्ट्री के टूटे गलियारों में तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी।
वह आदमी ऊपर लोहे की सीढ़ियों की तरफ भागा। अजीत पीछे से चिल्लाया, सावधान! लेकिन तभी पुरानी सीढ़ी टूट गई। सफेद कोट वाला आदमी नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से टॉर्च दूर जा गिरी। जब ब्योमकेश उसके पास पहुंचा तो वह बेहोश था। अजीत ने उसका चेहरा देखा और हैरान रह गया। यह तो फैक्ट्री का पुराना चौकीदार है। उस आदमी का नाम हरिदास था। पुलिस उसे तुरंत थाने ले गई। होश आने के बाद वह बुरी तरह कांप रहा था। इंस्पेक्टर घोष गरजे, सच सच बता, तू आधी रात का हत्यारा है? हरिदास डर के मारे रो पड़ा। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर रात को फैक्ट्री में क्या कर रहा था? हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, मुझे हर महीने पैसे मिलते थे, वहां घड़ियां रखने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कौन देता था पैसे? व्योमकेश ने पूछा। हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक औरत। कौन? मैं उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। वो हमेशा घूंघट में आती थी। अजीत हैरान रह गया। औरत? व्योमकेश की आंखें सिकुड़ गईं। क्या वो आवाज पहचान सकते हो? नहीं साहब, लेकिन उसकी एक बात हमेशा याद रहती थी। क्या? वो कहती थी, 12 बजे के बाद हर इंसान अपने पापों से मिलता है। उस रात व्योमकेश बहुत देर तक चुप रहा। वो अपने कमरे में बैठा सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक अखबार की एक पुरानी तस्वीर पर गई। उसने तुरंत अजीत को बुलाया। देखो ये फोटो। अजीत ने ध्यान से देखा। ये 20 साल पुरानी फैक्ट्री उद्घाटन की तस्वीर थी। उसमें 5 आदमी और एक महिला खड़ी थी। ये महिला कौन है? अजीत ने नीचे लिखा नाम पढ़ा, माधवी चौधरी। रघुवीर चौधरी की पत्नी? अजीत बोला। व्योमकेश धीरे धीरे मुस्कुराया। अब कहानी पूरी होने लगी है। अगले दिन वे माधवी चौधरी के पुराने घर पहुंचे। घर शहर के शांत हिस्से में था। दरवाजा एक बूढ़ी महिला ने खोला। माधवी जी से मिलना है, व्योमकेश बोला। महिला कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, वो 15 साल पहले मर चुकी हैं। अजीत चौंक पड़ा। लेकिन आग लगने के कुछ साल बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, बूढ़ी महिला बोली। वो अपने पति की मौत के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाईं। व्योमकेश घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गंभीरता थी। अगर माधवी मर चुकी है, तो हरिदास से मिलने वाली औरत कौन थी? अजीत ने पूछा। यही असली सवाल है। उसी समय इंस्पेक्टर घोष का फोन आया। एक और हत्या हो गई? क्या? डॉक्टर समर रॉय अपने क्लिनिक में मृत मिले हैं। कुछ ही देर बाद वे क्लिनिक पहुंचे। बाहर भीड़ जमा थी। अंदर डॉक्टर समर की लाश कुर्सी पर पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थीं और मेज पर टूटी हुई घड़ी रखी थीं, जिसकी सुइयां फिर 12 बजे पर अटकी थीं। अजीत सन्न रह गया। मतलब समर भी शिकार था? व्योमकेश धीरे धीरे कमरे में चला। उसने हर चीज को गौर से देखा। तभी उसकी नजर दीवार पर गई। वहां खून से लिखा था, अब आखिरी इंसाफ बाकी है। इंस्पेक्टर घोष बोले, अब तो मामला और उलझ गया। लेकिन उसी पल व्योमकेश की आंखों में चमक आई। वो धीरे से बोला, नहीं, अब मामला पूरी तरह साफ हो गया है। मतलब? अजीत ने पूछा। व्योमकेश ने टूटी हुई घड़ी उठाई, फिर बोला, आधी रात का हत्यारा कोई आदमी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो फिर कौन? व्योमकेश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, एक ऐसी औरत जिसने 20 साल तक सिर्फ बदले के लिए जिया। कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। अजीत धीरे से बोला, लेकिन माधवी चौधरी तो मर चुकी है। व्योमकेश बख्शी ने बिना मुड़े जवाब दिया, नहीं अजीत, माधवी चौधरी नहीं मरी थीं। उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था। इंस्पेक्टर घोष चौंक पड़े। क्या? व्योमकेश मेज पर रखी टूटी हुई घड़ी को घुमाते हुए बोला, सोचिए, हर हत्या में घड़ी क्यों छोड़ी गई? क्योंकि ये सिर्फ समय का प्रतीक नहीं था, ये बदले की याद थी। 20 साल पहले फैक्ट्री में आग ठीक रात 12 बजे लगी थी। उसी समय माधवी ने अपने पति रघुवीर को खोया।
अजीत धीरे धीरे सब समझने लगा। मतलब माधवी ने उन चारों से बदला लिया? हां, लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ब्योमकेश ने डॉक्टर समर की लाश की तरफ देखा। समर रॉय अपराधी नहीं था, वो सिर्फ सच के करीब पहुंच गया था। तो उसे भी मार दिया गया? इंस्पेक्टर घोष बुदबुदाए। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। समर को अपने भाई रघुवीर की मौत पर शक था। वो पिछले कुछ महीनों से पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था। शायद उसे पता चल गया था कि असली खेल कौन खेल रहा है। अचानक अजीत बोला, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। अगर माधवी बदला लेना चाहती थी, तो उसने 20 साल इंतजार क्यों किया? ब्योमकेश की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि बदला लेने की रिलेशनशिप चाहिए था, और वो चाहती थी कि हर मौत डर बनकर सामने आए, ताकि मरने वाला इंसान आखिरी सांस तक आतंक महसूस करे। इंस्पेक्टर घोष ने पूछा, लेकिन वो अब है कहां? ब्योमकेश धीरे धीरे मुस्कुराया। यहीं, बहुत करीब। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? ब्योमकेश ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे क्लिनिक की दीवारों को देखने लगा। हर तरफ अलग अलग घड़ियां टंगी थीं। फिर उसकी नजर एक तस्वीर पर रुकी। तस्वीर में डॉक्टर समर एक महिला के साथ खड़े थे। महिला ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। अजीत ने पूछा, ये कौन है? ब्योमकेश ने तस्वीर उतारी। पीछे लिखा था, शांति देवी, मुख्य नर्स। अचानक अजीत की आंखें फैल गईं। वही औरत? ब्योमकेश मुस्कुराया। हां, शांति देवी ही असली माधवी चौधरी है। इंस्पेक्टर घोष तुरंत बोले, लेकिन वो तो पिछले 10 साल से क्लिनिक में काम कर रही है, और इसी वजह से किसी को कभी शक नहीं हुआ। ब्योमकेश बोला, उसने अपना नाम बदला, चेहरा बदला, जिंदगी बदली, लेकिन बदले की आग नहीं बदली। तभी दरवाजे के बाहर किसी के भागने की आवाज आई। रुको! इंस्पेक्टर घोष चिल्लाए। सभी बाहर दौड़े। सफेद साड़ी पहने एक महिला गलियारे में भाग रही थी। बारिश की बिजली चमकी, और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखों में वर्षों की नफरत जल रही थी। माधवी! ब्योमकेश की आवाज गूंजी। महिला रुक गई। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर वो धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। आखिरकार, बंगाल के महान जासूस ने मुझे ढूंढ ही लिया। इंस्पेक्टर घोष आगे बढ़े। तुम गिरफ्तार हो। लेकिन माधवी हंस पड़ी। वो हंसी डरावनी थी, जैसे कोई इंसान बहुत पहले अपना सब कुछ खो चुका हो। गिरफ्तार? उसने कहा। क्या जेल मेरे पति को वापस ला सकती है? अजीत चुप हो गया। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। 20 साल पहले उन्होंने मेरे पति को फैक्ट्री में बंद कर दिया था। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उन चारों ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अगर रघुवीर जिंदा रहता तो कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा उसी का होता। बाहर बिजली जोर से कड़की। मैंने अपने पति को आग में मरते देखा था। माधवी की आवाज कांपने लगी। उस रात मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं उन सबको उसी डर के साथ मारूंगी। इंस्पेक्टर घोष बोले, इसलिए तुमने आधी रात को चुना? हां, माधवी बोली, क्योंकि मौत का वही समय था। ब्योमकेश शांत स्वर में बोला, तुमने हर हत्या बहुत सोच समझकर की। पहले डर पैदा किया, फिर शिकार को अकेला किया, और आखिर में उसे मार दिया। माधवी हल्का मुस्कुराई। तुम सही हो। अजीत ने पूछा, लेकिन बंद कमरों वाली हत्या कैसे की? माधवी बोली, डॉक्टर समर के क्लिनिक से मुझे दवाओं और गैसों की जानकारी मिल गई थी। जहरीली गैस बहुत कम मात्रा में दी जाती थी, ताकि मौत हार्ट अटैक लगे, और बाकी काम डर करता था। और घड़ियां? ताकि उन्हें आखिरी पल तक याद रहे कि उनका समय खत्म हो चुका है। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर ब्योमकेश ने धीरे से कहा, लेकिन तुम एक गलती कर बैठी। माधवी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? तुमने बदले को इंसाफ समझ लिया। बाहर हवा और तेज हो गई। माधवी की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। इंसाफ? इस दुनिया ने मुझे इंसाफ कब दिया? वह अचानक पीछे हटने लगी। उसके हाथ में छोटी पिस्तौल थी। कोई पास मत आना। इंस्पेक्टर घोष ने बंदूक निकाली। हथियार नीचे रखो। लेकिन माधवी की आंखों में अब अजीब पागलपन था। 20 साल,
वो बुदबुदाई, मैंने सिर्फ इसी दिन के लिए जिया। तभी उसने पिस्तौल अपनी तरफ मोड़ ली। अजीत चिल्लाया, नहीं! लेकिन गोली चल चुकी थी। धाएं। माधवी पीछे गिर पड़ी। सफेद साड़ी पर खून फैल गया। बारिश लगातार उसके चेहरे पर गिर रही थी। ब्योमकेश धीरे धीरे उसके पास गया। माधवी की सांसें टूट रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मैंने गलत किया? कुछ पल तक ब्योमकेश चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, दर्द इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन हत्या कभी इंसाफ नहीं बन सकती। माधवी की आंखों से आंसू बह निकले। रघुवीर, उसने आखिरी बार अपने पति का नाम लिया और उसकी सांस रुक गई। बारिश अब भी हो रही थी। अजीत ने लंबी सांस ली। सब खत्म हो गया। लेकिन ब्योमकेश की आंखें दूर कहीं देख रही थीं। नहीं अजीत, उसने धीरे से कहा, ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अपराध के पीछे सिर्फ लालच नहीं, कभी कभी टूटा हुआ प्यार भी होता है। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, आधी रात का हत्यारा आखिर पकड़ा गया। पूरा शहर राहत की सांस ले रहा था। लेकिन कोलकाता की पुरानी सड़कों पर रात 12 बजे के बाद अब भी लोग घड़ियों की आवाज सुनकर सहम जाते थे। कुछ दिनों बाद अजीत और ब्योमकेश अपने कमरे में बैठे थे। बाहर सुबह की धूप फैल रही थी। अजीत ने चाय का कप रखते हुए पूछा, तुम्हें सबसे पहले शक माधवी पर कब हुआ? ब्योमकेश मुस्कुराया, जब मैंने देखा कि हर हत्या के बाद सबसे ज्यादा दुख जताने वाली वही नर्स थी। अपराधी अक्सर अपने अपराध के बहुत करीब रहना चाहता है। और वह टूटी घड़ी, वह सिर्फ सुराग नहीं थी, वह उसकी याद थी। बदला लेने वाले लोग कभी अपने दर्द को पूरी तरह नहीं छोड़ते। अजीत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें कभी अपराधियों पर दया आती है? ब्योमकेश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर जाग रहा था। कभी कभी, उसने कहा, क्योंकि हर अपराधी पहले इंसान होता है, और हर इंसान की कहानी में कहीं न कहीं दर्द छिपा होता है। कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, लेकिन इस बार वह किसी मौत का संकेत नहीं थी।